व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हयात इन्फॉर्मर। तो गाइस, आज की वीडियो तो हमारी होने वाली है बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण द्वारा जो जो हमारी प्रक्रिया है, जो जो जरूरी कागजात थे, उस बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और उसके जो जो प्रोसेस थे, किन किन कागजों को हम लोगों को तैयार रखना था, वो सारी प्रक्रिया हमने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी देखी हो तो वहां पे जाके पिछली वाली वीडियो को देख के सारी बातों को समझ सकते हैं। तो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी स्पेशली इस मैटर पे है कि जो हम लोगों का सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है, तो हम लोगों को कौन कौन से सर्वे फॉर्म भरने की जरूरत होगी। जो जीवित रैयत है उनके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, जो मृत रैयत है यानी जिनके पूर्वजों के नाम पे जमीन है, जायदाद है, उनको कौन से फॉर्म को फिल करना मैंडेटरी होगा। सो गाइस, तो आज इसी कड़ी में हम लोग वीडियो को जानने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सर्वे की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है और ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है। दोनों मोड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म को हम लोग किस तरह डिटेल में भरेंगे, किस तरह सही सही भरेंगे ताकि हमारा कोई भी चीज मिस ना हो, कोई भी चीज गलती ना हो। जानते हैं ये सारी बात हम लोग वीडियो में आगे सारी चीजों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, हम जानते हैं क्या क्या प्रक्रिया हमारे होने वाली है और कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, कौन कौन से पेपर हमको फिल करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को इस ये जो हमारी वीडियो है वो है जो हम लोग सर्वे में फॉर्म फिल करेंगे, वो कौन कौन सा फॉर्म फिल करना हम लोगों को जरूरी होगा, कौन कौन से कागजात मैंडेटरी होंगे, और स्पेशली किस रैयत को कौन सा फॉर्म फिल करना होगा। जो हमारे पूर्वजों की जमीन है उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, और जो जीवित रैयत है जिनके नाम से केवाला है उनको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवित रैयत के बारे में, जिनके नाम से केवाला मौजूद है और वो रैयत अभी जीवित है। तो उनको गाइस ऑनलाइन प्रक्रिया में सबसे पहले अगर हम लोग जान ले तो ऑनलाइन प्रक्रिया में उनको मात्र जो है प्रपत्र 2 इनको फिल करना होगा। ये प्रपत्र 2 आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रपत्र 2 को फिल करने के बाद गाइस, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर जाते हैं तो वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर देना होगा केवाला के जेरोक्स के साथ, आधार कार्ड, वोटर आईडी के फोटोकॉपी के साथ। तो ये हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और अगर गाइस हम इस चीज को ऑफलाइन प्रक्रिया में करते हैं, यानी अपने अंचल में जाकर के करवाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग को कोई चार्जेस नहीं किए जाएंगे। लेकिन वहां पे भी हम लोगों को इसी फॉर्म को फिल करना होगा और वही सेम सेम जो हमारी जीवित रैयत वाली जो प्रक्रिया है वो सेम होगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एक फॉर्म फिल करना होगा, प्रपत्र 2 जो है ये वाला फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद गाइस, जो आपको केवाला का जेरोक्स होगा, आधार कार्ड का जेरोक्स होगा और वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स वगैरह लगेगा। उतना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लगेगा। इसके बाद जो है हमारा ये काम यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी जो बात हमारी गाइस यहाँ पे ये आती है कि जो हमारे पूर्वज है, अगर हमारे पूर्वजों के नाम की जमीन है और वो मृत हो चुके हैं, यानी जो उनके उसके वाला की जो रैयत है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ऑनलाइन में क्या करना होगा गाइस कि सबसे पहले प्रपत्र 2 को तो फिल करना ही है। साथ ही साथ एक फॉर्म लगता है हमारा प्रपत्र 3A, वंशावली फॉर्म। तो गाइस, वंशावली फॉर्म को जो है अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है इस फॉर्म के लिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गाइस, वंशावली फॉर्म का जो हमारा ये 6 पेजेस का होता है, जो सरपंच के पास बनाया जाता है, ये वाला जरूरी है या फिर जो 1 पेज का हमारा प्रपत्र 3A1 या लग रहा है वो जरूरी है। तो गाइस, हम लोग जान लेते हैं इस बारे में डिटेल में कि वंशावली फॉर्म जो है 3.1 जो है हमारा, कैसे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिशन करते हो तो आपको ये प्रपत्र 2 और वंशावली का जो ये वाला है प्रपत्र 3 है, ये दोनों फॉर्म को सबमिशन करना होगा। और वही लगना है जो हमारे रैयतों का पिछला वाला केवाला है, वो उन केवाला का जेरोक्स लगना है, आधार कार्ड, और जो जीवित रैयत है उसका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। अगर मृत रैयत का भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। किसी भी कैफे से जाके आप ऑनलाइन सर्वे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया में वंशावली की ज्यादा बड़े पेपर्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये मैं रिकमेंड करूंगा गाइस कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको सरपंच से बना हुआ वंशावली का जरूरत पड़ जाए, तो आप लोग आराम आराम से जाके सरपंच से वंशावली बनवा सकते हैं। कोई भीड़ नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि वंशावली बनाने के नाम पे बहुत ज्यादा पैसों को ऐंठा जा रहा है। तो गाइस, इस तरह के किसी भी चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। प्रॉपर्ली अगर आप लोगों को वंशावली बनवाना होगा तो आप आराम आराम से नॉर्मल वे में, सामान्य वे में जाके आप उसको बनवा सकते हो। और अगर अभी आप लोग इस कंफ्यूजन में हो कि ऑनलाइन में आप लोगों को कौन सा वंशावली लगेगा, तो ऑनलाइन में आपको प्रपत्र 3.1 ही वंशावली काम आ जाएगा। अगर आप अंचल से जाके वैसे रैयत वाला करवाते हैं, यानी पूर्वजों की नाम की जमीन का सर्वेक्षण करवा रहे हैं, तो आपको वहां पे सरपंच वाला मैंडेटरी होगा। जो मैंने कानूनगो सर से बात की और अमीन से भी बात की इस बारे में, तो उनका कहना होगा कि अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया में इसको करवाते हैं तो आपके लिए सरपंच द्वारा बनाया गया वंशावली जरूरी होगा। तो मैं भी ये रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन से करवा रहे हो जाके, तो सरपंच वाला वंशावली बना ही लो।
और अगर ऑनलाइन भी करवा रहे हैं तो ऑनलाइन में नॉर्मली आपको वही प्रपत्र 3-1 काम आ जाएगा, ये वाली वंशावली जो आपकी काम आ जाएगी, प्रपत्र 3 है। अगर गाइस आप लोग ऑफलाइन करवाना चाहते हो, ऑफलाइन के बारे में मैंने बता दिया। तो गाइस एक और बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है गाइस, ये सिर्फ जो चल रही है हमारी फॉर्म फिलिंग चल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होने के बाद जो है हमारे अंचल से जो सर्वेक्षण के अमीन जिनको मुकर्रर किया गया या फिर जो कानूनगो अधिकारी हैं, वो हमारे प्लॉट वाइज प्लॉट आकर के जमीन की जांच करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे, तब जाके हमारा सर्वे कंप्लीट होगा। तो गाइस इस भूल में ना रहे कि अगर हम लोग ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ये हमारा मुकम्मल सर्वे हो गया, बिल्कुल नहीं। ये हमारा सिर्फ फॉर्म फिलिंग चल रहा है, सर्वे के लिए आवेदन चल रहा है। जब हमारे आवेदन की बारी आएगी तो कानूनगो अधिकारी और जमीन के जो सर्वेक्षण अमीन होंगे वो यहाँ पे हमारे प्लॉट पे आके इसकी जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे, तब जाके हमारा सर्वे कंप्लीट होगा, चाहे वो आप ऑनलाइन से कर रहे हो या ऑफलाइन से कर रहे हो। सो गाइस अब बारी आती है हमारी कि ये जो फॉर्म है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि फॉर्म को भरना कैसे, किस तरह से कोई गलती ना हो फॉर्म में। तो गाइस वंशावली सबसे पहले हम जानते हैं, ये प्रपत्र प्रपत्र 2 जो है गाइस, इसको भी भरने की पूरी प्रक्रिया आगे वीडियो में आप लोग को बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगी। और ये जो है वंशावली वाली प्रपत्र 3-1, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए गाइस आगे आप लोग देख लें सारी प्रक्रिया को और समझ लें, समझ लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और ना ही आपकी जमीनी सर्वेक्षण में कोई त्रुटि हो। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया को। और ये जो आपकी वंशावली 6 पेपर की सरपंच वाली, ये भी आप खुद से फिल कर सकते हो, बहुत ईजी है। अदरवाइज अगर आप फिल नहीं करते हो तो अगर सरपंच के पास जाते हो तो सरपंच साहब इसको फिल करके कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आपसे हो सकता है कुछ डिमांड वगैरह चार्जेस किया जाएंगे, क्योंकि जब वो इसको फिल करेंगे, अगर आप इसको फुलफिल करके सेल्फ से खुद फुलफिल करके लेके जाते हो तो सकता है जो आपका कुछ चार्जेस है वो बच जाएगा। तो चलिएगा सब लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग जो है फॉर्म को भरते किस तरह से, जो इसमें डिटेल्स भरने होंगे वो कैसे भरने होंगे, ताकि हमारी कोई भी चीज मिस ना हो। वीडियो को बिना स्किप किए गाइस देखते रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी सर्वे का काम शुरू हो गया है और ज़मीनी सर्वे के प्रक्रम में सबसे पहला काम जो रैयतों का दायित्व होता है वो ये दायित्व होता है कि आपके ज़मीन का जो भी ब्यौरा है उस ब्यौरा को भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना पड़ता है। तो वो जो फॉर्म भरना है वो 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को बताया गया था, जिसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक आता है। तो उसको आज हम लोग फिल करके आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से किस कॉलम में कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और बिल्कुल सही सही फॉर्म फिल करके शिविर कार्यालय में जमा करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये फॉर्म है, पहला फॉर्म, जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फॉर्म 2 भी बोलते हैं। तो ये फॉर्म 2 भरने का तरीका सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसमें आप लोग देखिए सबसे पहला ऊपर में कॉलम होता है राजस्व ग्राम का नाम। राजस्व ग्राम हम लोग बोलते हैं उस गांव को जिस गांव में आपकी ज़मीन है। राजस्व ग्राम एक्चुअल कई गांवों से मिलकर भी बन सकता है या फिर आपका एक गांव का भी नाम राजस्व ग्राम हो सकता है। तो सर्वे के प्रक्रम में जो सर्वे में गांव का नाम इस्तेमाल होता है उसको राजस्व ग्राम बोलते हैं। तो आप लोग अपने पेपर पे देखते होंगे जिस का खतियान आपके पास उपलब्ध होगा या उसका केवाला उपलब्ध होगा या कोई पर्चा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर आपके राजस्व ग्राम का नाम लिखा रहता है, दर्ज किया रहता है। तो जिस राजस्व ग्राम में आपकी ज़मीन है वो राजस्व ग्राम का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी के बोखरा अंचल में एक गांव है जिसको बोखरा बोलते हैं, वो एक राजस्व ग्राम है। तो आप यहाँ पर बोखरा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको लिखना है वो बोखरा लिख सकते हैं। ये आपका राजस्व ग्राम का नाम हो गया, ये बोखरा राजस्व ग्राम हो गया। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है थाना नंबर। थाना नंबर एक्चुअल होता क्या है, सबसे पहले तो इसको हम लोग जान लें कि हर एक राजस्व ग्राम के लिए एक नंबर दिया जाता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक ही नाम का एक ही अंचल में 2 गांव या 3 गांव भी हो सकता है। बहुत सारा कंडीशन ऐसा आता है कि एक ही नाम का 2 गांव 3 गांव होता है। तो वैसी स्थिति में किस गांव की बात हो रही है ये पता नहीं चलेगी। तो वैसी स्थिति में क्या की जाती है कि हर एक राजस्व ग्राम के लिए एक ही यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको राजस्व थाना संख्या बोलते हैं या रेवेन्यू थाना संख्या बोलते हैं। तो ये थाना नंबर जो है वो उसको दर्शाता है कि किस गांव की बात हो रही है। तो जैसे आप बोखरा राजस्व ग्राम की बात करेंगे तो इसका थाना नंबर 219 है, तो आप यहाँ पर 219 दर्ज कर दीजिए। तो हर राजस्व ग्राम के लिए एक उसका राजस्व थाना नंबर होता है, वो जो भी राजस्व थाना नंबर है आपका वो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। उसका अगला ऑप्शन है हल्का नंबर। ये हल्का नंबर पूर्व में इस्तेमाल किया जाता था, अभी आप लोग देखते होंगे कि जामबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्वे में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये खाली कॉलम रहेगा, इसको आप लोग को फिल नहीं करना है।
अगला ऑप्शन है पुलिस थाना। ये पुलिस थाना आपका जो गांव है, आपका जो अंचल है, उसका पुलिस थाना क्या है, वो पुलिस थाना जहाँ पर केस मुकदमा वगैरह होता है या फिर थाना से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो वहाँ पर होता है, तो वो आप थाना का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे बुखरा राजस ग्राम के लिए हम लोग थाना जो है वो बुखरा है, तो बुखरा थाना एक्चुअल में वहाँ पर है, तो आइए इसमें बुखरा थाना लिख देंगे। ये थाना नंबर आपका पुलिस थाना हो गया है। उसके बाद अंचल है, आपके अंचल का नाम क्या है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो बुखरा अंचल खुद एक अंचल का नाम है, तो यहाँ पर आप बुखरा लिख सकते हैं ये। उसके बाद है ज़िला। तो ज़िला, जिस ज़िला के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो ज़मीन जिस ज़िला में पड़ रही है उस ज़िला का नाम लिखना है। तो अभी हम वर्तमान में सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, तो ये सीतामढ़ी यहाँ पर दर्ज होगा। ऐसे ही आपकी ज़मीन जिस ज़िला में होगी उस ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब ये डिटेल भरने के बाद नीचे आप लोग देखिए कि 11 कॉलम का एक टेबुलर कॉलम बना हुआ है। हर कॉलम में अलग अलग डिटेल भरना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कॉलम। पहला कॉलम में आप लोग देखिए कि लिखा हुआ है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो, एवं पिता का नाम। इसमें आप लोगों को रैयत का नाम, रैयत तो उस आदमी को बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो भूमि धारित करता हो, जो भूमि का जोत कोर कर रहा है, उस आदमी का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रैयत का नाम दर्ज होगा ये आपके जो खतियान या केवाला पे नाम दर्ज है वो नाम दर्ज नहीं होगा, जो वर्तमान में उसको जोत कोर रहे होंगे। जैसे आप लोग अभी खतियान में देखते होंगे तो आपके बाबा का नाम या पिताजी का नाम है और इनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में अभी उनके जीवित वंशज जो ज़मीन को जोत कोर रहे हैं, जो हिस्सेदारी में मिली हुई है उनको, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। रैयत के केस में ये भी होता है कि कोई रैयत एक आदमी भी हो सकता है और संयुक्त रैयत भी हो सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि आपके पिताजी की ज़मीन थी और पिताजी के 4 पुत्र हैं, तो अगर 4 पुत्र मिलाकर किसी ज़मीन को जोत रहे हैं, किसी ज़मीन पर उनका संयुक्त दखल कब्जा है, तो वैसी स्थिति में चारों भाइयों का नाम यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, चारों भाई रैयत हो जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा बनता है कि चारों भाइयों के बीच में बंटवारा हो चुका है और बंटवारा के अनुसार सब लोग अपना अपना जोतकोर कर रहे हैं, जोताबाद कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जिनके हिस्से में ज़मीन जो पड़ेगी वो लोग अपना अपना फॉर्म अलग अलग भरेंगे और जो एक रैयत है, एक भाई है, उसका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। तो संयुक्त रैयत के केस में सारे लोगों का नाम दर्ज होगा और एकल रैयत के केस में सिर्फ एक आदमी का नाम दर्ज होगा और उसके नीचे आपके पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक राम नाम का रैयत है, जो किसान है, ये ज़मीन को जोत कोर कर रहा हो, तो यहाँ पर राम लिखेंगे और इसके नीचे में उसके पिता का नाम लिख देंगे। पिता, अगर उनके पिता का नाम मान लेते हैं कि श्याम है तो पिता श्याम यहाँ पर लिख देंगे। ये चीज़ हो गया। तो इसमें आपको रैयत का नाम लिखना है और उसके नीचे उनके पिता का नाम लिखना है। ये पहले कॉलम की बात हो गई। दूसरे कॉलम में आता है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब वैसा जगह जहाँ पर आप घर बनाकर परमानेंटली तौर पर रह रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन 2 गांव 3 गांव में होगी, लेकिन आपका जो घर होगा वो एक ही जगह होगा। तो जिस गांव के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो राजस ग्राम का नाम ऊपर में लिखेंगे, लेकिन आपका अस्थाई पता हर फॉर्म पे सेम रहेगा जहाँ पर आप रहते हैं, जिस गाँव में वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये अस्थाई पता जो है ये आप लोग अपने अपने गाँव का नाम, जिस गाँव में आप लोग रह रहे हैं वो गाँव का नाम लिखिए। मोहल्ला अगर है तो कुछ मोहल्ला लिख दीजिए, अंचला लिख दीजिए और ज़िला लिख दीजिए। तो ये अस्थाई पता में ये सारा डिटेल लिखना है। जैसे आपका गांव मान लेते हैं, एक गांव है बोखरा, तो बोखरा यहाँ पर लिख दीजिए। अंचल भी उसका बोखरा ही है, तो यहाँ पे उसका नीचे में अंचल लिख दीजिए, अंचल बोखरा, और फिर नीचे ज़िला आपका सीतामढ़ी है तो यहाँ पर ज़िला सीतामढ़ी लिख दीजिए। तो ये आपका अस्थाई पता होगा। ये दूसरा कॉलम में आपको भरना है। उसके बाद अगला कॉलम जो है ये भूमि से संबंधित, जो भूमि आप धारित करते हैं उसका पूर्ण रूप से ब्यौरा है। और भूमि धारित भूमि में ब्यौरा में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है खाता संख्या। खाता संख्या एक्चुअल में हम उस ज़मीन के जो रैयत होते हैं, एक रैयत को एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसको खाता संख्या बोलते हैं। उस रैयत का उस अकाउंट के अंदर जो भी खेत है, मान लेते हैं 5 अगर खेत है, 5 प्लॉट है, तो वो 5 प्लॉट का डिटेल रहता है। जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे तो बैंक में देखते होंगे एक अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर के अंदर जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी पैसा का आदान प्रदान होता है, पैसा डालते हैं या निकासी करते हैं, तो उसका सारा डिटेल रहता है उस अकाउंट नंबर के अंदर में। वैसे ही ज़मीन के मामले में एक अकाउंट नंबर होता है, एक खाता संख्या होता है, उसके अंदर सारे ज़मीन का ब्यौरा दर्ज किया रहता है। तो ये खाता संख्या जो है वो आपके पेपर पे दर्ज होगा, आपके खतियान पे दर्ज हो सकता है, आपके केवाला पे दर्ज हो सकता है, या आपके पास अगर कोई पर्चा है तो उस पर दर्ज होगा। तो वहाँ से देख के आप खाता संख्या लिखेंगे। मान लेते हैं कि एक पेपर है, पेपर पे आपका 120 खाता संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 120 खाता संख्या लिख दिए। उसका अगला कॉलम आता है खेसरा संख्या। खेसरा संख्या एक्चुअली प्लॉट संख्या को बोलते हैं। जो आपका खेत है, जो आपकी ज़मीन है, उसका कौन सा नंबर है, उस ज़मीन की पहचान के लिए एक नंबर दी जाती है। उस नंबर से उसकी पहचान होती है कि कौन सा खेत आपका है। तो वो सारा आपके पेपर पे पहले से दर्ज रहता है। खतियान अगर आपके पास है या केवाला है या कोई पर्चा है तो वो सारा डिटेल उस पर दर्ज रहता है। वहाँ से आप खेसरा नंबर देख के यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खेसरा नंबर 416 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 416 आप दर्ज कर दीजिए।
ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि अगर एक व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की ज़मीन है, अलग अलग खाते की ज़मीन है, तो अलग अलग खाता अलग से दर्ज करेंगे और उसका खेसरा नंबर अलग अलग दर्ज करेंगे। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक ही खाते में आप लोगों की कई प्लॉट हो, कई खेसरा आपके पास हो। तो जैसे अभी मैंने लिखा खाता संख्या 120 और प्लॉट नंबर 416। फिर अगर 120 खाते की ही ज़मीन और कोई प्लॉट आपके पास है तो यहाँ पर फिर से लिख दिए खाता संख्या 120 इसके नीचे, और प्लॉट नंबर अगर 520 है तो यहाँ पर 520 लिख दिए। तो जितनी भी ज़मीन आपके पास है उसका खाता और खेसरा क्या है वो डिटेल अलग अलग आप इस कॉलम में, दोनों कॉलम में भर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया ये हुआ कि ज़मीन आपकी कितनी है। गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि जो मेजरमेंट चलता है वो कट्ठा, धूर, धुड़की वगैरह में चलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखना है। आपका जो भी सरकारी दस्तावेज़ है उस सरकारी दस्तावेज़ में आप लोग देखते होंगे कि रकबा एकड़ और डिसमिल में दर्ज किया रहता है। आप जो केवाला करवाते होंगे या फिर आपका जो पुराना खतियान है वो सारे खतियान वगैरह पे आप लोग देखते होंगे रकबा जो है वो एकड़ और डिसमिल में दर्ज है। तो आपकी जो भी ज़मीन उसका रकबा कितना है, उसका एरिया कितना है, वो आपके पेपर के अनुसार देख के यहाँ पे दर्ज कर देना है। फॉर एग्जांपल 416 खेसरा नंबर जो है उसका खतियान में 4 डिसमिल रकबा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 4 डिसमिल लिख दीजिए, ये 4 डिसमिल लिखा जाएगा। उसी तरह 520 खेसरा जो है इसका 16 डिसमिल मान लेते हैं, तो 16 डिसमिल यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो अलग अलग जो खेसरा है, अलग अलग जो प्लॉट है उसका रकबा यहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्ज करना है। बहुत सारे केस में आप लोग देखते होंगे कि केवाला में 2 खेसरा 3 खेसरा मिलाकर एक साथ लिख दिया जाता है कुल रकबा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को पता होगा कि किस खेसरा में कितना रकबा लिखाया गया है, वो चीज़ जानकारी हासिल कर लीजिए, और जानकारी हासिल करके अलग अलग खेसरा का कौन कौन कितना कितना रकबा है वो सारा यहाँ पर अलग अलग आपको दर्ज करना है। इसमें आपको एकड़ और डिसमिल में ज़मीन दर्ज करना है। अगर ज़मीन एकड़ में आती है तो एकड़ पहले लिखिए और फिर डिसमिल बाद में लिखिए, और अगर सिर्फ डिसमिल में ज़मीन है तो वो सिर्फ आप डिसमिल में ज़मीन यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला कॉलम है चौहद्दी। ये चौहद्दी के केस में आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चौहद्दी दर्ज होगी वो वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी दर्ज होगी। जैसे आपके पेपर में या वो खतियान हो या केवाला हो, अगर वो पुराना पेपर है तो आपके पेपर में चौहद्दीदार कुछ और हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने अपने प्लॉट पे जाके एक बार जाँच कर लें, और जाँच करने के उपरांत आपके चौहद्दीदार वर्तमान में जो भी हैं उनका यहाँ पर चौहद्दीदार में नाम दर्ज करना है। इस बार चौहद्दी जो आपको दर्ज करनी है वो चारों चौहद्दी दर्ज करनी है, उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। तो इस प्लॉट का चारों तरफ कौन से चौहद्दीदार हैं आपके, किन किन का खेत है, वो सारा डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है, और ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से दर्ज करना है। आपका पेपर देख के नहीं करना है। पेपर पे जो चौहद्दीदार होंगे उस समय के होंगे, लेकिन वर्तमान में जो चौहद्दीदार बदल गए हैं आपके, तो अगर बदल गए हैं तो बदलने हुए जो चौहद्दीदार का नाम यहाँ पर दर्ज होगा, और अगर पेपर के अनुसार जो चौहद्दीदार हैं वही अभी भी काबिज हैं उस पर, तो फिर यहाँ पे आप उनका नाम पेपर के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में आपके जो चौहद्दीदार हैं वो जाके आप पता कर लेंगे, और पता करने के उपरांत यहाँ पे चौहद्दी दर्ज करेंगे। इसमें चारों चौहद्दी दर्ज करनी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये सारा डिटेल यहाँ पर भरना है। उसका अगला कॉलम जो है यह है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब एक तरह से ये है कि ज़मीन का उपयोग किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। ये जो ज़मीन है, जो खेसरा नंबर आप यहाँ पर दर्ज किए हैं, जो ये खेसरा नंबर दर्ज किए हैं, इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि ज़मीन का उपयोग कई तरह से होता है। जैसे कुछ लोग किसी ज़मीन पे घर बना के रहते हैं, तो घर बना के अगर रह रहे हैं तो किस्म ज़मीन में आवासीय ज़मीन लिखाएगी, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग मकान में सहन भी दर्ज कर सकते हैं। तो किस्म ज़मीन में आप अगर घर वाला कंडीशन है तो यहाँ पर आवासीय लिख दीजिए, या अगर इसको दूसरे शब्दों में मकान में सहन भी हम लोग लिख सकते हैं। मकान में सहन भी इसको बोला जाता है। तो कोई आवासीय भूमि है तो उसको आवासीय भी लिख सकते हैं, या मकान में सहन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि किसी ज़मीन पर खेती होती है, तो अगर खेती वगैरह आप कर रहे हैं तो वो वैसी ज़मीन हम लोगों को कहलाती है कृषित भूमि। तो अगर खेती वाली ज़मीन है तो किस्म ज़मीन में आप लोग लिखिएगा कृषित भूमि, या कृषि वाली भूमि भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने ज़मीन पे पेड़ पौधा वगैरह लगा देते हैं, जिसको गाछी बोलते हैं या बागीचा बोलते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर किसी प्लॉट पे, किसी ज़मीन पर पेड़ पौधा लगा हुआ है, गाछी लगा हुआ है, बागीचा लगा हुआ है, तो किस ज़मीन में आप गाछी या बागीचा दर्ज कर सकते हैं। तो जैसा उपयोग आप कर रहे हैं उस ज़मीन का, वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पर किस्म ज़मीन डिसाइड होगा, और वो यहाँ पर दर्ज करना है आप लोगों को। उसके बाद कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9, ये दोनों वैसे कंडीशन के लिए है जिनका पहले से लगान फिक्सेशन हो चुका है, और लगान फिक्सेशन होने के बाद उनके नाम पे जमाबंदी कायम है, और वो अपना लगान का हमेशा सरकार को टैक्स देते हैं लगान के तौर पर। तो अगर आपका दाखिल खारिज हो चुका है, आपके नाम पे जमाबंदी कायम है और आप लगान सरकार को दे रहे हैं हर साल, तो वैसी स्थिति में आपको रसीद मिलती है, और रसीद पे लगान लिखा रहता है कि 1 साल का लगान कितना लगा है। तो अगर आपको पता है
कि लगान आपकी ज़मीन का कितना लग रहा है, तो यहाँ पर लगान दर्ज कर दीजिए। जैसे बहुत सारे कंडीशन में देखते होंगे आप लोग 10 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगान लिया जाता है सरकार की तरफ से, और अलग अलग किस्म की ज़मीन के लिए अलग अलग लगान है। नॉर्मली जो चलता है वो 10 रुपये प्रति एकड़ चलता है। तो अगर आपका लगान पता है तो यहाँ पर लगान दर्ज कर दीजिए और अपना जमाबंदी संख्या दर्ज कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और लगान अभी तक पे नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में कॉलम नंबर 8 जो लगान का कॉलम है और कॉलम नंबर 9 जो जमाबंदी संख्या का कॉलम है, ये दोनों कॉलम आप छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल कॉलम नहीं है। जिनके पास जमाबंदी संख्या और लगान का पता है, निर्धारण किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं, इसमें आपको भरना कंपलसरी नहीं है। उसका अगला कॉलम जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है इस पूरे फॉर्म का, कि आप ज़मीन पे जो दावा कर रहे हैं किस बेस पर दावा कर रहे हैं, क्या प्रमाण है आपके पास जिस बेस पे आप इस पे दावा कर रहे हैं। ऊपर में देखिए आपका लिखा हुआ है इस कॉलम में, भूमि पर दावा का आधार उत्तराधिकारी है, दान है, क्रय है, बंदोबस्ती है या अन्य है। तो कहने का मतलब है कि किस प्रमाण के आधार पर आप ज़मीन पे दावा कर रहे हैं, उसको जोत कोर कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल लिखना है कि आपका प्रमाण क्या है। तो ज़मीन का प्रमाण जो है वो मुख्यतः 4 से 5 तरह का होता है। जैसे सबसे पहला खतियान, कि अगर खतियान आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है या आपके नाम से निर्गत है, खतियान जो इसके पूर्व सर्वे का बना हुआ है, यहाँ पर सीतामढ़ी में अगर हम बात करेंगे सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है। तो अगर यहाँ का जो भी काम हो रहा है वो रिविजनल सर्वे के आधार पे ही होता है, जमाबंदी रिविजनल सर्वे के आधार पे कायम होती है, खरीद बिक्री रिविजनल सर्वे के आधार पर होता है। तो अगर रिविजनल सर्वे में आपके पूर्वज के नाम पर कोई खतियान है तो वैसी ज़मीन आपकी खतियानी ज़मीन कहलाएगी, या उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी ज़मीन बोलते हैं। तो अगर खतियानी ज़मीन है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप खतियानी ज़मीन, खतियानी भूमि भी लिख सकते हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी भूमि भी लिखते हैं, उत्तराधिकारी भूमि भी लिख सकते हैं। तो खतियानी ज़मीन के केस में आप लोग 2 चीज़ लिख सकते हैं, या तो वो खतियानी भूमि है या उत्तराधिकारी भूमि है। कुछ केवाला आप लोग देखते होंगे, जो लोग केवाला कराते हैं अपने नाम पर या आपके पूर्वजों के नाम पर केवाला की ज़मीन है। तो अगर क्रय से की हुई ज़मीन है, क्रय से खरीदी हुई ज़मीन है, केवाला करवाया हुआ है, रजिस्ट्री उसका आपके नाम से या आपके पूर्वजों के नाम से है, तो यहाँ पर आप जो कॉलम 10 है उसमें आप लिख दीजिए क्रय से प्राप्त भूमि, क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रय वाले केस में आपको क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कुछ लोगों को देखते होंगे कि आपके ही गांव में, आपके ही समाज में बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान हैं जो सरकारी ज़मीन पे जाके बस जाते हैं। तो वैसे केस में उन लोगों को एक पर्चा निर्गत किया जाता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। सरकारी ज़मीन वाला केस में जो बंदोबस्ती होती है उसको बंदोबस्ती पर्चा के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है। तो अगर आपके पास बंदोबस्ती पर्चा है और उससे आपको ज़मीन प्राप्त है तो यहाँ पर लिख दिएगा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि, बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रैयती ज़मीन ही दूसरे रैयत को बसने के लिए, रहने के लिए दे दिया जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप लोगों को वास्कित पर्चा निर्गत किया जाता है अंचल से। तो अगर रैयती ज़मीन का बंदोबस्ती हुआ है आपको तो उसके लिए वास्कित पर्चा निर्गत होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि, ये केस हो गया। कुछ लोगों को देखते होंगे कि भूदान में जो ज़मीन गई हुई है वो आपको भूदान कमेटी की तरफ से रहने के लिए, बसने के लिए दिया जाता है। तो अगर भूदान की ज़मीन आपको प्राप्त है, भूदान का पर्चा आपके पास है या आपके पूर्वजों के नाम पर भूदान का पर्चा निर्गत है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भूदान के पर्चा से प्राप्त भूमि या भूदान से प्राप्त भूमि, ऐसे भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या जो दखल कब्जा है किसी ज़मीन पर, उसका क्या प्रमाण है, किस प्रमाण के आधार पर उस पर आप दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है या मेरे पूर्वजों की थी। तो वो दावा का आधार जो है यहाँ पर दर्ज करना है। उसमें सबसे पहला दावा का आधार आता है खतियान। तो खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन लिखिए, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी ज़मीन बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने केवाला करवाया है तो यहाँ पर क्रय से प्राप्त भूमि लिखिए, या केवाला से प्राप्त भूमि भी लिख सकते हैं। सरकारी ज़मीन के केस में बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है। तो अगर बंदोबस्ती पर्चा आपको निर्गत किया हुआ है या आपके पूर्वजों के नाम पे निर्गत किया हुआ है तो यहाँ पर बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि लिख सकते हैं। रैयती ज़मीन ही किसी दूसरे रैयत को बसने के लिए दे दिया जाता है तो उसके लिए वास्कित पर्चा निर्गत होता है। अगर वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि है तो यहाँ पर वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि लिखिए, और अगर भूदान से प्राप्त भूमि है तो यहाँ पर भूदान से प्राप्त भूमि लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और पर्चा आता है जिसको भू-हदबंदी पर्चा बोलते हैं। तो अगर भू-हदबंदी पर्चा से आपको भूमि प्राप्त है तो यहाँ पर भू-हदबंदी पर्चा से प्राप्त भूमि दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारा आपके ज़मीन का प्रमाण हुआ जिस प्रमाण के आधार पर आप दावा करते हैं। उसका अगला कॉलम है अभियुक्ति। अभियुक्ति कॉलम जो होता है वो किसी भी फॉर्म में इसलिए दिया जाता है कि इस जो फॉर्म में डिटेल अभी तक पूछा गया है पूरे फॉर्म में, इस फॉर्म में वो डिटेल नहीं पूछा गया है, लेकिन वो जानकारी देना आपको कंपलसरी है, वो जानकारी देना ज़रूरी है। तो वैसा सारा चीज़ अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि किसी ज़मीन पर विवाद है,
तो विवाद की स्थिति जो होती है उसकी जानकारी आपको सर्वे ऑफिस को देना जरूरी होता है। तो वैसा विवाद की स्थिति आप लोग अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कि ज़मीन आपकी है और ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है किसी भी आधार पर, तो अगर आपके पास उसका पेपर है, आपको पता है कि ये ज़मीन आपकी है या आपके पूर्वजों के नाम पे थी और ज़बरदस्ती किसी के द्वारा उस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, तो आप अभियुक्ति कॉलम में वो चीज़ दर्शा दीजिएगा कि बकब्जे लिखकर आपका जो कब्जा किया हुआ है उसका नाम लिख दीजिएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि ज़मीन का पेपर आपके पास है, ज़मीन का सारा प्रमाण आपके पास है, लेकिन वो उस पर कब्जा किसी और के द्वारा किया गया है। तो हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में जो भी सही निर्णय होगा, सही पाया जाएगा, उसके हिसाब से नया खतियान बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बकब्जे लिखकर जो रैयत हैं, जो किसान उस पर दावा जोत कोर कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। कुछ केस ऐसा आप लोग देखते होंगे जिस ज़मीन पे भूमि विवाद बढ़ गया है और वो बढ़ के केस की शक्ल में कोर्ट में दर्ज हो गया है, तो अगर कोर्ट केस किसी ज़मीन पे चल रहा है तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी देंगे कि केस नंबर क्या है आपका, उसका सन क्या है। यहाँ पर आप लिख देंगे वाद संख्या, जो भी आपका वाद संख्या है उसका सन क्या है, यानी कि किस साल में केस किया गया है, वो साल का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। और इसके बाद उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति में आपकी हियरिंग हुई है या नहीं हुई है, वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। और किस कोर्ट में ये वाद चल रहा है, ये केस चल रहा है, वो उस कोर्ट का यहाँ पर जिक्र कर दीजिएगा। ये अभियुक्ति कॉलम में आप लोगों को दर्ज करना है। कुछ केस ऐसा मिलेगा जो खतियान में रकबा कुछ और दिखा रहा है और नक्शा में रकबा कुछ और दिखा रहा है, यानी खतियान और नक्शा में कुछ विसंगति पाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति को भी आप अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर दीजिएगा कि खतियान से रकबा इतना और नक्शा से रकबा इतना। इस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में जो भी सही पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका निर्णय लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको इस फॉर्म में जो डिटेल पूछा गया है, इसके अलावा कोई भी जानकारी देना है हमको, तो अभियुक्ति कॉलम में वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा 11 कॉलम खत्म होने के बाद आप लोग नीचे में देखिए, यहाँ पे स्थान का नाम है। ये स्थान का नाम जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। वो स्थान का नाम लिख दीजिए और तिथि है, किस तिथि को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो तिथि यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग रैयत का हस्ताक्षर है या अंगूठे का निशान है। जिस रैयत को साइन करने आता है वो अपना साइन करेंगे, या जिनको अंगूठा लगाना है वो अंगूठे का निशान यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके नीचे आप लोग अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर कंपलसरी तौर पर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस सर्वे में आधार नंबर से आपका लिंक किया जाएगा खतियान को, तो आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना ज़रूरी है। और मोबाइल नंबर जो आपको संपर्क के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए मांगा जा रहा है, यह मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज। संयुक्त वाले केस में आप लोग अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई में अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पे उपस्थित है तो वो यहाँ पर चारों भाई का नाम लिखेगा, और एक भाई भी अगर यहाँ पर साइन कर देगा तो वो चलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दूसरा केस ऐसा भी बनता है कि आपके पास ऑनलाइन प्रोविज़न भी है। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं, कोई भाई यहाँ नहीं रह रहा और उनको फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो वो सारे लोग ऑनलाइन प्रोसेस से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फॉर्म है। विभाग के साइट पे चले जाइए, वहाँ पे DLRS गूगल पे आप चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद DLRS बिहार सर्च कीजिएगा। सर्च करने के उपरांत एक होम पेज खुलेगा। होम पेज पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा कि स्वघोषणा समर्पित करने हेतु प्रपत्र, स्वघोषणा समर्पित करने हेतु प्रपत्र का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा आप, और क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सब सारा डिटेल मांगेगा। डिटेल मांगने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगी। OTP आप सबमिट कीजिएगा, और सबमिट करने के बाद फिर नीचे में एक फॉर्म खुलेगा जो इसी तरह का फॉर्म लगभग रहेगा। उसमें आपका रैयत का नाम है, पिता का नाम है, आपका खाता खेसरा क्या है वो है, और फॉर्म जो 2 है उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और वो जो स्कैनिंग होगी वो 3 MB से कम में होगी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो स्कैन कीजिएगा वो 3 MB से कम में कीजिएगा, और वो 3 MB से कम वाली फाइल को अपलोड करके आप सबमिट कर दीजिए। आपको वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसको आप लोग सुरक्षित करके रख लीजिए, बाद में उसका काम आएगा। तो ये सारा चीज़ जो ऑफलाइन मैंने अभी बताया फॉर्म भरने का तरीका, इस ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन प्रावधान भी दिया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रपत्र 3.1 भरने का तरीका पता करते हैं कि प्रपत्र 3.1 को कैसे आपको भरना है, कैसे फिलअप करना है और सही फिल करना है, ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये प्रपत्र 3.1 जो है ये वंशावली का फॉर्म है। वंशावली के फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पूर्वज के नाम पर कोई ज़मीन थी और आप उनके वंशज हैं, और वंशज होने के नाते आपको वो ज़मीन प्राप्त है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पे कोई ज़मीन है और आप उनके वंशज हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। आपको जो हिस्से में ज़मीन मिली हुई है उस हिस्सेदारी को इसमें दर्शाया जाएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सेवा में शिविर प्रभारी अंचल और ज़िला। तो जिस अंचल के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस ज़िला के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस अंचल और ज़िला का नाम यहाँ पर भरेगा। जैसे आप अंचल, अभी हम बात कर रहे हैं बोखरा की, तो बोखरा अंचल हो गया, और ज़िला आपका सीतामढ़ी, तो ज़िला सीतामढ़ी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये आपका ऊपर में 2 ऑप्शन पूछ रहा है, अंचल का नाम और ज़िला का नाम। ये अपने अपने अंचल और अपने अपने ज़िला का नाम यहाँ पर भर सकते हैं।
उसके बाद देखिए स्वयं की वंशावली समर्पित करने हेतु के संबंध में ये विषय जो है फॉर्म का वो है कि अपनी वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं वो इससे साबित होगा, यहाँ पर है। उसके बाद देखिए महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है, इस 3 कॉलम में किसका किसका नाम और कैसे कैसे भरना है। तो इसमें 2 तरह का कंडीशन बनता है। अभी फॉर्म 2 के केस में मैंने बताया कि अगर आप लोगों का खतियानी ज़मीन है या फिर पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है और उसका बंटवारा हो गया है, तो अगर बंटवारा हो गया है तो एक आदमी, एक रैयत, एक किसान अपने नाम से ये फॉर्म भरेंगे। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है, आपके पूर्वजों की जो जीवित वंशज हैं उन सभी के नाम से सम्मिलित रूप से उन सभी के द्वारा जोत कोर किया जा रहा है, तो इसमें सारे लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर 3 कॉलम दिया हुआ है। अगर 3 लोग आपके वंश में हैं तो 3 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज कीजिए, और अगर इससे ज़्यादा लोग आपके वंश में हैं तो यहाँ पर इत्यादि लिख के आप वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। उससे साबित हो जाएगा कि सारे लोग इसमें आ गए। जैसे यहाँ पर किसी एक आदमी के द्वारा हिस्सा मिला हुआ और एक आदमी को का जोत कोर है, तो यहाँ पर एक आदमी का नाम लिखिएगा, जो रैयत है वर्तमान में जीवित रैयत, उनका नाम लिखिए और उनके पिता का नाम लिखिए। ये रैयत का नाम लिखाएगा और यहाँ पे पिता का नाम लिखाएगा। लेकिन आप अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई इस तरह मिल के किसी ज़मीन को जोत रहे हैं और हिस्सा प्राप्त है आपको, तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखिएगा और इत्यादि कर दीजिएगा। और बाकी आगे जितने भी लोग होंगे सबका वंश वृक्ष पीछे में बना दीजिएगा। वो तरीका मैं बताता हूँ अभी। तो ये 3 लोगों का नाम लिखकर उनके पिता का या जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए निवासी का कॉलम है कि निवासी आप किस ग्राम के हैं, वो निवासी का नाम लिखिएगा। वो जो निवास स्थल आपका है उसका नाम लिखिएगा। ग्राम आपका हो गया, जो आपका गांव है वो उस गांव का नाम लिखिएगा। थाना है, ये पुलिस थाना है, जो आपका पुलिस थाना होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अंचल है, जिस अंचल की ज़मीन है उस अंचल का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। ज़िला, जिस ज़िला की बात होगी उस ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद एक कॉलम है इसमें जाति। जाति हर खतियान में दर्ज किया जाता है। अभी आप लोग अंचल कार्यालय में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो आपका पुराना जो खतियान है, आपके पूर्वजों का जो खतियान है वो उठा के चेक किया जाता है कि आपके पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते थे। तो जिस जाति से आपके पूर्वज बिलोंग करते थे उसी जाति से आप भी बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो वेरीफाई किया जाता है, इसलिए आपकी जाति यहाँ पर पूछी जा रही है। बिहार में कुल 254 तरह की जाति है। उस 254 तरह की जाति में आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो जाति का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। उसके बाद आगे में ये लिखा हुआ प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदीदार का नाम। एक्चुअल ये है कि प्रपत्र 2 जो है वो कहलाता है जमाबंदी पंजी। जमाबंदी पंजी में जिनका भी नाम है, हो सकता है कि आपके बाबा के नाम पे खतियान था और आज भी आपके बाबा के नाम पे ही जमाबंदी कायम है, उन्हीं के नाम पर चल रहा है। तो प्रपत्र 2 में जिनके नाम पर जमाबंदी कायम है उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उनके पिता का नाम दर्ज करना है। फिर आगे आपका ग्राम का नाम है, जिस गाँव में आप रहते हैं उस गाँव का नाम रहेगा, उस राजस्व ग्राम का नाम रहेगा, अंचल का नाम रहेगा और जमाबंदी क्रमांक संख्या है, जिसको हम लोग जमाबंदी संख्या बोलते हैं कि आपकी जमाबंदी संख्या क्या है वो आपको अंचल कार्यालय से पता कर लेना है। या आप रसीद वगैरह कटवाते होंगे तो वहाँ पे जमाबंदी संख्या ऊपर में लिख दिया जाता है रसीद पे। अगर ऑफलाइन रसीद कटवाते हैं तो ऊपर में देखिएगा राइट साइड में सबसे ऊपर में जौ करके लिखा रहता है, एक नंबर दिया रहता है। तो वो जो जौ करके लिखा रहता है वो जमाबंदी संख्या ही, जमाबंदी नंबर ही है। वहाँ से देख के आप लोग जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए खाता संख्या है। ज़मीन का जो भी ब्यौरा है, जो खाता संख्या आपके पास है, जो आपके पूर्वजों के नाम पे थी, वो सारा खाता संख्या यहाँ लिखिएगा। खेसरा संख्या है, खेसरा संख्या लिखिएगा। रकबा उसका, हर एक खेसरा का क्या क्या रकबा है वो लिखिएगा। और अगर आप लगान पे कर रहे हैं तो लगान यहाँ पर लिखिएगा। अगर लगान नहीं पे कर रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कॉलम जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा है। अगर आपके पास 10 प्लॉट है, 20 प्लॉट है तो यहाँ पे नहीं हटेगा। तो आप 2-4 खाता और खेसरा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और इसका सारा डिटेल इसके अगले पन्ने पर रहता है, वो सारा देखिए। ये सेकंड पेज है उसका, इस पेज पर आप लोग ये दर्ज कर सकते हैं सारा डिटेल। तो ये पहला पन्ना पे अगर नहीं हट रहा है तो इसको कुछ यहाँ पर लिख के आप लोग सेकंड पेज पे पूरा डिटेल दर्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ये करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखिए कि नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं, यानी कि जो आपका वंशावली है ये वंशावली आपको खुद से बनाना है। वंशावली बनाने का कई ऑप्शन आप लोगों के पास है। जो सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि आप उस वंशावली को खुद से बनाकर 100 अभिप्रमाणित, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, वो करके भी लाके जमा करेंगे तो वो बिल्कुल वैलिड होगा। तो वंशावली आपको इसके पीठ पर, ये जो फॉर्म है इसके पीछे आप अपना वंशावली बना देंगे और नीचे में अपना साइन कर देंगे तो वो 100% मान्यता है, उसके आधार पर सर्वे होगा। भूमि सर्वे में जो भी इस वंशावली इस्तेमाल होती है उसमें जहाँ पे जीवित रैयत आ गए वहीं पर उस वंशावली को बंद कर
दी जाती है। और शुरुआत आपको वहाँ से करना है जिस रैयत के नाम पर पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके दादा के नाम से खतियान है और आपके पिताजी और चाचा जी अभी जीवित हैं, तो सबसे ऊपर में आपके दादाजी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नाम हम ले लेते हैं कि किसी का नाम राहुल है, राहुल आपके दादाजी हैं जिनके नाम पर खतियान दर्ज है, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखिएगा राहुल। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे स्वर्गीय लगा दीजिएगा। स्वर्गीय से ये सत्यापित हो जाता है कि उनका डेथ हो चुका है, आपको अलग से डेथ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वर्गीय राहुल लिख दिया और स्वर्गीय राहुल के बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम भी दर्ज कर दीजिए ताकि खतियान से वो मैच करने में आसानी हो। पिता का नाम जो भी है, स्वर्गीय मान लेते हैं कि रामकिशोर है, तो रामकिशोर यहाँ पर लिख दीजिए, स्वर्गीय रामकिशोर। ये हो गया। इसके नीचे आप एक वंश वृक्ष बनाइएगा जिसमें इनके जितने पुत्र और पुत्री हैं सबका नाम दर्ज किया रहेगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के स्वर्गीय राहुल जी जो थे, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, तो यहाँ पर 2 पुत्र और 1 पुत्री का नाम आप लोग दर्ज कर दीजिएगा। एक पुत्र जिनका नाम अभिषेक है तो यहाँ पर अभिषेक दर्ज कर दीजिए, और 1 पुत्र जिनका नाम रोहन है तो रोहन दर्ज कर दीजिए। 1 पुत्री उनके पास है, मान लेते हैं कोई भी नाम उठा लेते हैं, खुशबू कुमारी है तो खुशबू कुमारी यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये हो गया। अगर ये तीनों जीवित हैं तो वंशावली आके यहीं पे बंद हो जाएगी, आपको नीचे दर्ज नहीं करना है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक की भी मृत्यु हो गई है तो आप क्या करेंगे कि उनके नाम में फिर से स्वर्गीय लगा देंगे और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर उनके नीचे आएंगे। जैसे ये अभिषेक जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है तो ये स्वर्गीय आगे लगा दिए और स्वर्गीय लगाने के बाद फिर इसके नीचे अगर उनकी पत्नी जीवित है तो पत्नी का नाम दर्ज होगा। अगर पत्नी जीवित है तो वो मसूमात रहेंगी, तो मसूमात जो भी है, मान लेते हैं कि एक नाम है शांति देवी, तो शांति देवी यहाँ पर दर्ज कर दिया। और फिर इसके नीचे इनके जो भी पुत्र पुत्रियाँ होंगी उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो गई है तो फिर पत्नी का नाम भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्वर्गीय अभिषेक के नीचे उनके जो भी पुत्र और पुत्री हैं उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पुत्र हैं उनके पास, कोई भी नाम ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर। एक एग्जांपल के तौर पर पहला जो पुत्र है वो रोहित नाम है, दूसरा पुत्र अजय नाम है और तीसरा पुत्र मुरली नाम है। तो ये तीनों पुत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। नीचे वंशावली में वंश वृक्ष तभी आएगा जब ऊपर वाले रैयत का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, तब नीचे लाएंगे। अगर जहाँ पर जीवित रैयत आके ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पर आप वंशावली को बंद कर देंगे, वंशावली आगे नहीं बनाना है। और यहाँ पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं वंशावली, उनका स्वअभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर साइन कर देंगे। इसका 100% मान्यता है और इसी के आधार पर हम लोग जाँच करेंगे और जाँच करने के उपरांत अगर ये वंशावली सही पाया जाता है तो इसके आधार पर काम किया जाएगा। तो हम बता रहे थे ये चीज़ कि वंश वृक्ष में टेबल फॉर्म लगा दिए और यहाँ पर आप साइन कर दिए, रैयत का साइन यहाँ पर हो जाएगा, जो रैयत फॉर्म जमा कर रहे हैं उनका यहाँ पर साइन होगा। इसी का दूसरा पेज जो आता है वो दूसरा पेज देखिए इस तरह का पेज आएगा आप लोगों का। इसमें आपको जो आपको हिस्सेदारी में ज़मीन मिली हुई है, जो उत्तराधिकारी के तौर पे ज़मीन मिली हुई है, वो ज़मीन का ब्यौरा इसमें फिर से भरना है। यहाँ पर देखिए पहला जो टेबल में है ये है रैयत का नाम। रैयत मैंने अभी आपको बताया है कि रैयत जो ज़मीन जोत कोर कर रहा है उसको बोलते हैं। तो जो भी रैयत हैं उस रैयत का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये पहला वाला कॉलम। सेकंड कॉलम है पिता का नाम। तो इस रैयत के पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर दर्ज करना है। पिता का नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद है अस्थाई पता। आपका घर जहाँ भी हो, जिस परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप अपना दर्ज कर सकते हैं। अस्थाई पता यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जिस गांव में आप रहते होंगे। उसके बाद आगे जो भूमि है उसका ब्यौरा दर्ज करना है। भूमि के ब्यौरा में आपका खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी। ये जो प्रपत्र 2 में मैंने बताया है सेम प्रोसेस है कि आपके पेपर पे खाता संख्या दर्ज रहता है, वहाँ से देख के आप खाता संख्या लिख लेंगे। खेसरा संख्या भी दर्ज रहता है जो खेत का संख्या कहलाता है या प्लॉट नंबर बोल सकते हैं उसको, वो चीज़ यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसका कितना रकबा है वो रकबा यहाँ पर दर्ज कीजिए। और वर्तमान चौहद्दी, जो वर्तमान में आपके चौहद्दीदार हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज होगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है और जमाबंदी संख्या उनको पता है वो यहाँ पर जमाबंदी संख्या दर्ज कर देंगे। अगर पता नहीं है तो ये भी कॉलम खाली आप छोड़ सकते हैं, जमाबंदी संख्या कंपलसरी नहीं। तो ये सारा डिटेल भरने के बाद नीचे में यहाँ पर देखिए फिर जो याचिकर्ता हैं, जो फॉर्म जमा करने वाले हैं, उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान है। तो अगर आपको हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कीजिए, अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान लगाइए और उसके नीचे अपना पूरा पता भरना है। जो आपका वर्तमान पता है वो पूरा पता यहाँ पर डिटेल भर देना है। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म के साथ जो फॉर्म मैंने भरा है प्रपत्र 2 और 3 इसके साथ क्या क्या आपको दस्तावेज लगाना है, क्या क्या पेपर लगाना है जिसके आधार पर सर्वे का काम किया जाएगा। तो सबसे पहला पेपर आता है वो खतियान, कि अगर खतियानी ज़मीन आपके पास है तो खतियान की एक छाया प्रति इसमें लगानी पड़ेगी। अगर आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है तो पूर्वजों के नाम की ज़मीन के लिए उसको सत्यापित करने के लिए कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके ख़ानदान के लोग हैं, उसको सत्यापित करने के लिए वंशावली बनती है। तो अगर आपके पूर्वज के नाम पर कोई ज़मीन है तो आप वंशावली बनाइए और वंशावली इसके साथ अटैच कीजिए। उसका एक फ़ोटोकॉपी लगानी है।
अगर आपके पास कोई केवाला है जो रजिस्ट्री डीड कहलाती है, अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाया है, केवाला करवाया है या आपके पूर्वजों ने केवाला करवाया है, तो उस केवाला की छाया प्रति भी इसके साथ संलग्न करना है। हर एक रैयत के पास आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड की कॉपी भी इसमें लगानी है। उसके बाद कुछ केस ऐसा बनता है कि ज़मीन पे केस चला और केस होने के उपरांत कोर्ट से कोई डिसीजन आया जिसको डिग्री कॉपी बोलते हैं, तो अगर कोर्ट का कोई आदेश है, कोई सक्षम न्यायालय का कोई भी आदेश है, कोई भी डिग्री है, तो वो डिग्री कॉपी इसमें लगा देनी है ताकि उससे साबित हो जाए कि कोर्ट का क्या आदेश दिया गया है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो केस कॉपी इसके साथ लगा देनी है और केस कॉपी से ये चीज़ हो जाएगा क्लियर कि उस ज़मीन पे विवाद है, उस ज़मीन पे केस चल रहा है। उस चीज़ को हम लोग अगले जो खतियान बनेगा उसमें दर्ज कर देंगे कि केस इस पर चल रहा है। वैसा एक ऐसा भी स्थिति बनता है कि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि किसी के नाम पे ज़मीन है और उनकी कोई औलाद नहीं हुई, इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो कोई ना कोई तो उसका वारिस होगा। तो वारिस से संबंधित अगर कोई आपके पास पेपर है, वारिस होने का कोई भी संबंध प्रमाण पत्र है, तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी, अटैचमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था प्रपत्र 2 और 3 भरने का। तो आई होप गाइस की वीडियो में जो भी जानकारी आप लोग को मिली वो मतलब सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, तो होप सो गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी डिटेल्स मैंने बताया है इसमें फुलफिल डिटेल है, वो कोई अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो जमीन सर्वेक्षण के अधिकारी, कानूनगो वगैरह या फिर जो अमीन है उनसे उनके द्वारा ली गई जानकारी है, उस हिसाब से आपको बताया गया। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।